हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्पल्स द मॉम्स मैजिक जाना था। आप लोगों को खूब मज़ा आया, मैं जानता हूँ। अब इम्पल्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ पे मॉम्स मैजिक नहीं चलेगा, वहाँ पे अपना मैजिक चलेगा। तो आज के इस लेक्चर में इम्पल्स और साथ ही साथ एवरेज फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करें डिफरेंट क्वेश्चंस में, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है मेरे पास आप लोगों के लिए, जरा सोचिएगा और दिमाग को चलाइएगा। अच्छा, तुरंत सोल्यूशन पे मत जाइएगा, थोड़ी देर सोचिएगा, अपने अंदाज से करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि कैसे सोल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हैं व्युत्पत्ति। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जरूरी है लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन इम्पल्स का बहुत शानदार सा आपके बोर्ड पर, नहीं मेरे बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर देखो। इंपल्स का क्या है, एवरेज फोर्स निकालना है। मान लीजिए एक m मास की बॉडी को रिलीज किया गया h हाइट से, h1 हाइट से रिलीज किया गया m मास की बॉडी को। जस्ट 1 सेकेंड, यस। हाँ, तो m मास की बॉडी को h1 हाइट से रिलीज किया, ये टकराई और टकराई डेल्टा टी। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो दे रखा है हमको बेटा इस क्वेश्चन में, वो दे रखा है डेल्टा टी। और उसके बाद ये ऊपर उठ के गई h2 हाइट तक। तो पूछा है फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड। ग्राउंड कितना एवरेज फोर्स अप्लाई करेगा, या धरती माता हमारी कितना एवरेज फोर्स लगाएंगे इस बॉल पर, ये देखना है। एम मास की बॉल, एम मास की बॉल h1 हाइट से रिलीज करी, धरती से टकराई, टकराई डेल्टा टी समय के लिए, इसके बाद h2 ऊपर उठी है। निकालना है कितना एवरेज फोर्स आया। तो अभी स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसका सॉल्यूशन सोचो फटाफट। ये रहा आपके सामने स्क्रीन। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सिंपल सी बात है, एफ एवरेज बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई जितने टाइम में वो मोमेंटम हुआ। अब देखो क्या हो रहा होगा, मैं उस पल की बातचीत कर रहा हूं जब ये टकराई और ऊपर गई। तो जब ये टकराई होगी तो कुछ v1 वेलोसिटी से टकराई होगी, और जब टकरा के थोड़े डेल्टा टी समय तक कांटेक्ट में रही, फिर v2 वेलोसिटी से उठी होगी। ध्यान से समझना, v1 वेलोसिटी से टकराई और v2 वेलोसिटी से उठी, थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर अ स्मॉल मोमेंट ये कांटेक्ट में रही। अब मुझे v1 की वेलोसिटी निकालनी है, v1 की वैल्यू निकालनी है और v2 की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले मैं चेंज इन मोमेंटम देख लेता हूं। तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को बेटा निगेटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, तो मेरा फाइनल मोमेंटम जो होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ इनिशियल मोमेंटम और इसके बाद क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो मेरा फाइनल मोमेंटम जो बेटा होगा, फाइनल मोमेंटम होगा m v2 और उसकी डायरेक्शन है जे कैप, पॉजिटिव अलोंग वाई एक्सिस। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बातचीत करूं बेटा, तो इनिशियल मोमेंटम होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, माइनस का m v1 आई कैप। बेटा ये होगा, ध्यान से देखिए। तो बेटा ये हो गया आपका माइनस का एम वी वन आई कैप। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम हो गया आपका एम वे, माफ कीजिएगा यहाँ पे जे कैप आएगा, जे कैप। ठीक है, डाउनवर्ड है। तो एम वी टू, भाई चेंज इन मोमेंटम क्या होता, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, एम वी टू जे कैप प्लस, माफ कीजिएगा माइनस का, यहां माइनस माइनस आएगा, एम वी वन जे कैप। भाई क्या पी फाइनल की वैल्यू एम वी टू जे कैप माइनस पी इनिशियल की वैल्यू ये हो गई। तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आती है वो आती है एम वी टू प्लस एम वी वन जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो डेल्टा पी की वैल्यू अपने पास आ गई इतनी, डेल्टा पी वेक्टर। तो ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्या बताया था, उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ धरती पे टकराया, धरती ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ आना चाहिए था, वहीं आया वो चेंज इन मोमेंटम। हर एक क्वेश्चन में छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन होते हैं बच्चों, उसी ऑब्जर्व, क्वेश्चन नया नहीं आएगा,
कंसेप्ट सब पुराने होंगे, किसी में कुछ और पूछ लेगा, किसी में कुछ और पूछ लेगा, सब कुछ पुराना रहेगा, कुछ नया नहीं आएगा। बस आपको फोकस करके समझना है। तो ये हो गया आपका mv2 प्लस mv1 जे कैप। अब अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स हो जाएगा mv2 प्लस mv1 जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा v2 और v1 की वैल्यू कैसे निकालें बच्चों? तो v2 और v1 की वैल्यू देखते हैं। तो v2 और v1 देखो भाई, जब ये h1 हाइट गिर के नीचे पहुंचा तो इसने वेलोसिटी गेन करी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1। वेरी सिंपल। अरे थर्ड इक्वेशन का यूज करना है यार, उससे निकल आएगा। अब ये v2 से गया, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो कितनी हाइट गेन करता है? तो h2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइट गेन करने वाला फॉर्मूला v2 स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? v2 लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2gh2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो देखो क्या आ गया, m कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2gh2 j कैप divided by delta t, and this is the average force experienced by this body, and or we can say applied by the earth on the body. So this is a very simple question on the average force. Please note it. फिर अगली प्रॉब्लम की बातचीत करते हैं। फटाफट से नोट करो बच्चों। तो बच्चों अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो, एक दीवार है, दीवार पे हमने v वेलोसिटी से एक बॉल को इधर प्रोजेक्ट किया, ये दीवार से टकराई और टकरा के v ही वेलोसिटी से इधर चलने लगी। ठीक, v ऐसे गई, v से टकराई और टकरा के v से ही आ गई, यानी कि यहां पर जब ये टकरा रही है तो v से टकराई है और v से ही लौट के आई है। पूछा है कि इस दीवार में किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया बॉल पे। तो देखो, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुआ होगा बॉल पर। तो हमें देखना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, ये देखना है बेटा। तो बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन को, बस सभी को पता है ये भाई इधर की डायरेक्शन में, अगर बॉल का मास m है तो भाई बॉल का मास m है तो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम m v और डायरेक्शन i कैप। फाइनल मोमेंटम इधर की तरफ तो m v और डायरेक्शन माइनस का i कैप। तो अगर मैं डेल्टा p की बात करूं तो क्या हो गया? m v फाइनल, या फिर अभी फॉर्मूला लिख देते हैं, p फाइनल माइनस p इनिशियल माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप। तो मेरा डेल्टा पी आ गया बच्चों माइनस का 2mvi कैप। डेल्टा पी वेक्टर की वैल्यू, यानी कि दीवार ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया बॉल पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगाया। कैसे पता? जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज है उसी डायरेक्शन में दीवार ने फोर्स लगाया। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी ना। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए एक दीवार है, इस तरीके से ये दीवार है और दीवार पे इधर से एक बॉल आई, v वेलोसिटी से आई, यहाँ टकराई, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है और ऐसे निकल गई, v से ही निकल गई और ये एंगल था अगेन थीटा था। पूछा कि बॉल ने, इस दीवार ने जो बेटा आपके बॉल के ऊपर, जो ये बॉल मोशन में आई और ऐसे निकल गई, इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब ये अगर हमें निकालना है कि बॉल ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो हमें कुल मिला के पूछ रहा है कि इंपल्स की डायरेक्शन बता दीजिए सर। इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी सर, ये बता दीजिए आप लोग। तो आपका क्या काम है? जस्ट वॉच द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। खुद से ट्राई करो तभी तो सीखोगे। तो चलो फटाक से पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया? कुछ आया आंसर? नहीं आया तो देखो, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आया तो सीखो। अगर मैं बेटा आपसे बात करूं कि इंपल्स क्या होता है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम।
अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो हमारा देखो ये कौन सी सिचुएशन है, फाइनल, और ये कौन सी सिचुएशन है, इनिशियल। तो मैं सबसे पहले भाई जे वेक्टर इज इक्वल टू लिखूंगा पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। पी फाइनल की बात कर लेता हूं मैं, तो पी फाइनल की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, एम बी वैक्टर इसका फाइनल पी इस तरीके से होगा। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल बना रहा है आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, थीटा। ठीक है भाई, तो पी फाइनल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर जो कंपोनेंट रहा होगा वो कौन सा, एम वी कॉस थीटा। इधर जो कंपोनेंट रहा होगा वो कौन सा, एम वी साइन थीटा। ठीक है, तो पी फाइनल वेक्टर को अगर लिखें तो पी फाइनल वेक्टर बच्चे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये किधर की डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में है बेटा, माइनस आई की डायरेक्शन में है ये, तो इसको रख लिया हमने, माइनस का एम वी कॉस थीटा आई कैप, एंड ये जो आपका दूसरा वाला है ये आपका अलोंग माइनस वाई एक्सिस है, तो इसको लिख लिया माइनस का एम वी साइन थीटा जे कैप, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे। इनिशियल मोमेंटम देखो इस डायरेक्शन में है, यही डायरेक्शन हो गई इनिशियल मोमेंटम की। ये एंगल कितना है बेटा, देखो ये वाला थीटा, तो ये भी थीटा रहा होगा। ये कितना हो गया आपका, एम वी कॉस थीटा हो गया, और इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम का कंपोनेंट आया वो कितना हो गया, एम वी साइन थीटा हो गया। तो अगर मैं देखूं तो पी इनिशियल बेटा मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा पी इनिशियल, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा डायरेक्शन है, प्लस का आई प्लस का एक्स एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट एम वी साइन थीटा। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का एम वी साइन थीटा जे कैप। निकालना क्या है, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा, डेल्टा पी बराबर बेटा होगा आपका, ध्यान से देखिएगा आप, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो पी फाइनल और पी इनिशियल को मेंटली कर लेते हैं कि कंपोनेंट मेरा वर्टिकल दोनों में सेम है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपका पी फाइनल माइनस का एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा। ध्यान से देखो ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा, ध्यान से देखना, जो आएगा वो आएगा आपका माइनस एम वी कॉस थीटा पी फाइनल का आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, एंड दैट इज माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप, एंड हेयर वी कैन लुक द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इज नेगेटिव आई, या फिर मैं कहूं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये, तो इसका मतलब दीवार ने जो फोर्स लगाया होगा बॉल पे डेफिनेटली इस डायरेक्शन में ही लगाया है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो हमने मैथमेटिक्स से देखी वो हम ऑब्जर्व भी करते हैं। अगर मैंने दीवार पे ऐसे बॉल फेंकी और दीवार से टकरा के वो मेरे पास आई तो डेफिनेटली दीवार ने मेरी तरफ ही फोर्स लगाया, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो एक ये प्रॉब्लम थी, इसको हमने डिस्कस किया। एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, पहले से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बातचीत करते हैं। बेटा एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी मजा आएगा इसको करने में। क्या है, ये एक वायर है, क्या है, ये एक वायर है, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और डेफिनेटली ये जो आपका है ये सेमी सर्कुलर आर्क है। तो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आप लोग समझ ही जाओगे यार, है ना। तो सेमी सर्कुलर आर्क है, यहाँ से हमने एक बीड, बीड क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे बीड, आप समझ लो गुटखा टाइप का बोलते हैं, खाने वाला गुटखा मत समझ लेना। जैसे आपने देखा होगा ना, जो आपके ब्रेसलेट वगैरह आते हैं उसके अंदर छोटे छोटे मोती मोती से पड़े हुए होते हैं, मोती के अंदर छेद होता है, उन्हें बीड बोलते हैं। तो एक बीड है, इस बीड को ये देखो फ्रेम जो है ना स्पेस में रखा हुआ है, ग्रेविटी ब्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना है अभी, ठीक है, स्पेस में रखा हुआ है ऐसे करके। इधर से इसमें ऐसे करके v वेलोसिटी या मैं कहूँ v स्पीड से ये फ्रिक्शनलेस वायर पे ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये v से ही पूरे इसमें जो इसकी स्पीड रही वो v रही। ध्यान से समझना, ये m मास का बीड को थ्रो किया गया v से, और पूरे मोशन में जो इसकी स्पीड रही वो v रही। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये पूछ रहा है कि इस वायर ने कितना फोर्स, एवरेज फोर्स इस बीड पर अप्लाई किया। ये देखना है कि इस वायर ने कितना
बीड पर फोर्स अप्लाई किया, अगर ये सिचुएशन ऐसे कि ये ऐसे गया और ऐसे आ गया तो कितना, वायर फिक्स है आपका, ये याद रखना, ये जो वायर है ये फिक्स्ड है स्पेस में, ये फिक्स्ड है फ्रेम, और इस पे बीड ऐसे गया और ऐसे आया है। तो आपको बताना है कि इस बीड ने पे, इस वायर ने बीड पर कितना, बी ए डी, बीड, कुछ और मत समझ लेना, कितना फोर्स अप्लाई किया। तो देखो भाई, जो मोमेंटम चेंज हुआ होगा भाई, क्या हुआ होगा, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया होगा, इसके फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, बीड का मोमेंटम चेंज होगा। ठीक, तो कितना मोमेंटम, एवरेज फोर्स देखना है ना, तो पहले देखना है कि कितना मोमेंटम चेंज किया और वो कितने टाइम में हुआ, ये जानना जरूरी है। तो पहले मोशन को समझते हैं कि क्या हुआ होगा। ये V से आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां तक तो सब कुछ सही था, जैसे ही सर्कुलर आर्क पे पहुंचा वैसे ही सर्कुलर आर्क पे ट्रेवल कर रहा होगा, और जैसे ही सर्कुलर आर्क पे ट्रेवल कर रहा होगा हर इंस्टेंट पर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, और जैसे ही सर्कुलर आर्क को ये छोड़कर इधर आएगा, अगेन V स्पीड से ही चल रहा है, क्वेश्चन में दिया V स्पीड से ही चल रहा है, तो क्या होगा कि यहां पर इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया, और जब यहां पर घुसा तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम हुआ, और इतने बीच में कितना नेट चेंज इन मोमेंटम हुआ वो हमें देखना है भाई। एवरेज फोर्स बराबर नेट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई कितने टाइम में हुआ, यही होता है एवरेज फोर्स। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां से स्टार्ट होता है चेंज इन मोमेंटम और यहां पर खत्म हो जाता है, फिर तो ये सीधे चल ही रहा है इस पे, तो यहां तक कितना टाइम लगा होगा ये देखना है, और कितना मोमेंटम में चेंज हुआ ये देखना है। तो जब इस डायरेक्शन में, इस इंस्टेंट पे तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, इस इंस्टेंट पे तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो बेटा इनिशियल मोमेंटम वेक्टर जो है आपका एम वी आई कैप होगा, एम वी आई कैप इधर की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, कितना मैग्नीट्यूड v है, तो हो गया माइनस का एम वी आई कैप। अब डेल्टा पी की बात करूं तो बेटा डेल्टा पी कितना हो गया, ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस का एम वी आई कैप, इनिशियल मोमेंटम एम वी आई कैप, तो हो गया माइनस का 2mv आई कैप। कितना टाइम लगा, तो जितना टाइम यहां से यहां तक ट्रेवल करने में लगा वही देखना है। तो कितना भाई, v स्पीड से चल रहा है पूरे मोशन में, तो कितना टाइम लग रहा होगा यहां से यहां तक चलने में। तो देखो ये लेंथ, या मैं कहूँ ये डिस्टेंस कितनी है, इस a से लेके b तक की डिस्टेंस क्या है, ये होगी आर्क या फिर सरकमफ्रेंस का हाफ, जो कितना होता है, डेफिनेटली ये सरकमफ्रेंस, पूरी टोटल सरकमफ्रेंस होती है भाई, ये d जो है ये डायमीटर है, d डायमीटर है, पूरी सरकमफ्रेंस होती है पाई इंटू डी, पूरी सरकमफ्रेंस होती है पाई इंटू डी, तो आधी सरकमफ्रेंस कितनी हो गई, पाई डी बाई टू। तो जो ये a से लेके b तक की आर्क है इसकी लेंथ है पाई डी बाई टू, सिंपल सी बात है ये। तो इसको कितना टाइम लगा होगा, तो t बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस कितना चला पाई डी बाई टू, और स्पीड कितनी है v, तो इतना टाइम लगा। तो अगर हमें एफ एवरेज देखना है बेटा, तो हम एफ एवरेज में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस का 2mv आई कैप, एंड यहां पर हम लिख देंगे पाई डी बाई टू, और ऊपर चला जाएगा v। ठीक, तो पाई टी बाई टू वी, और इसे और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ये 2 भी ऊपर चला गया भाई, तो 4mv आई कैप वी स्क्वायर, वी इंटू वी स्क्वायर आई कैप डिवाइडेड बाई पाई डी, इतना बेटा आपका एवरेज फोर्स आ गया। इतना क्या आ गया आपका, एवरेज फोर्स आ गया। तो दिस इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द वायर ऑन द बीड। नोट कर लीजिए, एक अच्छी प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए बच्चों इसे। बच्चों एक और प्रॉब्लम देखिए कि भाई ये सड़क है, सड़क के बीच में एक गड्ढा है, इधर से क्या था, एक कार आ रही थी, ये कार आ रही थी, कार का मास m था, v स्पीड से आ रही थी, d दूरी पर इसने
ड्राइवर ने गड्ढा देखा और मार दिया ब्रेक। तो ब्रेक मारने पर ये रुक गया, यहाँ जस्ट पहले यहीं आके रुक गई, गड्ढे में नहीं गिरी कार, ऐसे समझिए, ऐसे आके रुक गई। तो पूछ रहा है कि ब्रेक ने कितना एवरेज फोर्स लगाया इस कार के ऊपर। ठीक है, ब्रेक ने रेजिस्टेंस फोर्स दिया होगा मोशन का अपोज करने के लिए, तो वो कितना एवरेज फोर्स लगाया ये जानना चाहते हैं। तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं यहां पर। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। सबसे पहले जब कार ने ब्रेक लगाया तो क्या हुआ होगा, रिटार्डेशन हुआ होगा। उस रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो। हमने थर्ड इक्वेशन का यूज किया तो क्या हो गया, वी स्क्वायर, हाँ हमारा थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल हो जा रही है जीरो, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है वी स्क्वायर, और रिटार्डेशन है तो इसलिए नेगेटिव का साइन ले लिया, और कितना डिस्टेंस, दैट इज डी डिस्टेंस। तो a की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाई 2d। इतना चल के ये रुक जाएगी, डी चल के रुक जाएगी, तो कितना रिटार्डेशन रहा, वो रिटार्डेशन आ गया आपका वी स्क्वायर बाई 2d। इतना डिस्टेंस में अगर रुक रही है तो ये रिटार्डेशन है। अब बात करते हैं आगे, अगर फोर्स बराबर देखो तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, बात वही है, मैग्नीट्यूड की बातचीत कर रहे हैं। तो ये रिटार्डेशन लगाने वाला फोर्स है कौन, ये रिटार्डेशन लाने वाला जो फोर्स थे वो ब्रेक की वजह से तो आया। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पर जो अपना रिटार्डेशन हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे ब्रेक का फोर्स, और वो फोर्स एवरेज हो गया, मास है m एंड रिटार्डेशन इज v स्क्वायर बाई 2d। द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और उससे बहुत आसान हो जाता है, इतना भी करने की जरूरत नहीं होती। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बच्चों ये प्रॉब्लम और आसान हो जाती है। आई होप वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बातचीत करते हैं, फटाक से नोट कर लो। तो बच्चों अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे इंपल्स के ऊपर बेस्ड, एवरेज फोर्स की कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड, और कुछ F इक्वल टू ma के ऊपर बेस्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि यही प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देयर आर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देखते जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें सीखते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बातचीत करनी है। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड है, साथ ही साथ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड है। लेकिन हम याद रखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे लगाते हैं उसका फिनोमेना डिफरेंट है। हम उसको क्या करते हैं, मानते हैं कि एक्सटेंडेड बॉडीज का जो मास है एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को, उस फिक्सिस इस पॉइंट को कह दिया गया सेंटर ऑफ मास, जिसको बाद में देखेंगे कि क्या है सेंटर ऑफ मास। सारी चीजें बाद में आगे चैप्टर्स में आने वाली हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर कोई डाउट रहे, कोई प्रॉब्लम में, तो जरूर मुझे कमेंट में बताना। चलता हूँ, जय हिंद, मस्ती में पढ़ो यार।